नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे दें। तेजस्वी यादव की माफी पर अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर हमला बोला है। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार का बयान भी सामने आया है। माफी मांगने से गुनाह की भरपाई नहीं होगी, ये कहा है नीरज कुमार ने। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान दरअसल कहा था कि 15 साल के दौरान जो कुछ भी हुआ, अगर कुछ कमी रह गई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तो अब इसी को लेकर सियासत तेज हुई है। एनडीए नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं, हमले होने शुरू हो गए हैं। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार का बयान भी सामने आया है। माफी मांगने से गुनाह की भरपाई नहीं होगी, ये कहा नीरज कुमार ने। आइए अब हम आपको वो बयान दिखाते हैं और सुनाते हैं पहले कि आखिर तेजस्वी ने माफी में क्या कुछ कहा था। हम लोग सत्ता में हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। जो दौर अलग दौर था, ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल हो रही थी तो हम उसके लिए माफी नहीं मांगते। और इस बयान के बाद एनडीए के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। पक्ष के नेता भ्रष्टाचार के राजकुमार, माफीनामा नहीं गुनाहनामा। कौन है गुनाहगार? आपके माँ पिता अगर गुनाहगार हैं तो सार्वजनिक रूप से कहिए कि हमारे माँ पिता राजनैतिक रूप से कुपात्र थे। चूंकि लालूवाद एक विचारधारा आप बोलते हैं, तो जो समाज के अति पिछड़ा दलित और समाज के सबल समुदाय के लोगों का जो नरसंहार हुआ था और जो संपत्ति सृजन किया, तो माफीनामा का रास्ता एक ही है, पश्चाताप। तो जो अवैध संपत्ति आपने जमा किया, आपके माँ पिता ने आपके नाम पर भी जमा किया है, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो भूमिहीन कार्यकर्ता है, कम से कम उन दान तो कर दीजिए। जहां तक क्षमा मांगने का सवाल है, बिहार के उन लोगों को क्या होगा जो लुट गए 15 साल में, जो बर्बाद हो गए 15 साल में, उनको कौन जवाब देगा? क्षमा मांगने से माननीय तेजस्वी जी आपके पाप नहीं धुलने वाले, क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त है, एक अंतहीन श्रृंखला है, जिस श्रृंखला के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए, कई मांगे सुनी हो गई। ऐसी विभत्स स्थिति को याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए क्षमा मांगने से नहीं काम चलेगा। जनता ने आपको सजा दे दी है, सजा से संभलिए। सजा दे दी है, सजा से संभलने की बात नसीहत दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत। रवि, हमने एनडीए के नेताओं को सुना और साफ साफ जो माफीनामा है तेजस्वी का, मौका दे दिया एनडीए के नेताओं को जंगल राज के उस आरोप पर बल लगाने का, उसको एक बार फिर से दोहराने का, जो लगातार वो लगाते रहे हैं। हालांकि कोशिश तेजस्वी की ये थी कि किस तरह से छवि पार्टी की सुधारी जाए, तो क्या उल्टा पड़ गया ये दाव? जी बिल्कुल सरांधा, देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में तेजस्वी ने जिस ढंग से खुल करके अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये बात रखी कि पिछले 15 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अगर गलती हुई है तो माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये जो बयान है वो एक ढंग से फिर से सियासत को गरमाने के लिए काफ़ी था और वही हुआ कि यहाँ पे जो विपक्ष है वह लगातार फिर से एक बार उन 15 साल के शासन को याद कराना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारे साथ जदयू के नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं सामने। तेजस्वी कह रहे हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, आरजेडी कह रही है कि नहीं ये उनकी महानता है। देखिए तेजस्वी जी का तो ये तो बात तो सत्य हो गया ना कि जो हम लोग कहते थे और जिस तरह का एक परसेप्शन था राजनीति में, और जो लोगों ने कहा कि वो 15 साल का राज्य जो था वो जंगल राज्य था,
तो खुद तेजस्वी जी माफी मांग रहे हैं, तो ये इस बात को संपुष्ट कर रहे हैं कि वो 15 साल का कार्यकाल जो था लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी का जो कार्यकाल था, उसमें इस प्रदेश में नरसंहार हुए, इस प्रदेश में जातीय दंगे हुए, इस प्रदेश में धार्मिक उन्माद हुआ, इस प्रदेश में अपहरण हुआ, इस प्रदेश में रंगदारी की मांग की गई, व्यापारी इस प्रदेश को छोड़ करके चले गए, और उस 15 साल के जो उनका कार्यकाल था उसकी भरपाई करने में जो दूसरा शासन रहा उसको बहुत समय लगा और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बात तो सत्य हो गया जो बात हम लोग कह रहे थे, लेकिन इनको सिर्फ माफी मांगने से नहीं होगा। ये पॉलिटिकल स्टंट है कि हम छोटे थे और अगर कुछ गलतियां हुई उस समय में तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन आप माफी किससे मांग रहे हैं? उनके कार्यकाल को माफी मांग रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज भी उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है और हर काम में उन्हीं को अधिकृत करता है। लेकिन अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से खुल करके उन्होंने कहा है और कहा है कि अगर गलती हुई है तो माफी चाहते हैं, तो ये एक पब्लिक के बीच में एक अच्छा संदेश लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे। नहीं, माफी मांगना, ये बोलना कि हम माफी मांगते हैं, तो आपको कंडेम्ड करना होगा ना, आपको उस कार्यकाल को और उस लीडरशिप को कंडेम करना होगा कि हाँ वो लीडरशिप जो वहां उस समय का लीडरशिप था वो उस तरह का काबिल नहीं था, वो उसने कंडक्ट ठीक नहीं किया। आपको तो कंडेम करना पड़ेगा। आप माफी मांग रहे हैं, कहीं अपने पिता पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी की माफी नामे पर एनडीए नेताओं के हमले का आरजेडी ने जवाब दिया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि तेजस्वी ने तो माफी मांग ली, अब एनडीए नेताओं को अपने 15 साल के शासन का जवाब देना चाहिए। हमारे 15 वर्षों का आरजेडी के हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल पर तो बहुत दुष्प्रचार किया गया। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर हमसे भूल चूक हो गई, कुछ गलती हो गई तो हम माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब हमारे 15 वर्ष का ही हिसाब एनडीए के लोग मांग मांग के अपने 15 वर्षों तक सत्ता का मलाई खा लिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए, बीजेपी, जेडीयू ने। अब तो इनको अपने 15 वर्षों का एनडीए को हिसाब किताब देना है। रवि, आपने भी सुना होगा मृत्युंजय तिवारी जी ने जो कहा है। अशोक चौधरी जी से पूछिए, वो उनके 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो माफी मांग ली, आप कब मांगेंगे माफी? जी बिल्कुल, और ये सवाल इनसे बनता है कि तेजस्वी ने तो माफी मांग ली, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे में कोई गलती हुई तो माफी चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार कब माफी मांगेगी? काहे के लिए माफी मांगी हमारी सरकार? हमारी सरकार ने क्या किया जिसके लिए हमको माफी मांगना पड़ेगा? व्हाट वी हैव डन, पहले बताइएगा ना, हमने क्या किया? हमारी 15 वर्षों की सरकार ने हमने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए हमको मुंह छिपाना पड़ेगा और जनता से माफी मांगना पड़ेगा? आरजेडी कहती है कि जिस ढंग से अपने जो नई बनी थी सरकार का अपहरण आपने किया, अपनी सरकार पर आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी की राजनीति को और शुचिता को इस प्रदेश में स्थापित किया, जिस व्यक्ति का पूरा चरित्र रहा राजनीतिक शुचिता का, उसी के कार्यकाल में कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री हो, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या कहते हैं? उसके साथ सरकार में बने रहते हैं, अपनी पूरी राजनीतिक शुचिता का तिलांजलि दे देते हैं। आरजेडी यही सवाल करती है कि रातों रात जिस ढंग से अपने सरकार को बदला है, ये आरोप तो आप है, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए। क्यों? आप तो, हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो वैलिड क्वेश्चन था ना भाई, कि भाई आप जनता को जवाब दीजिए, जो भ्रष्टाचार पर आप पर आरोप लगे, जिसके ऊपर आपके ऊपर जो केसेस फाइल हुए, उसका आप जवाब दीजिए जनता को। आप जवाब दे दीजिएगा, हम आपके साथ पॉलिटिकल अलायंस में रहेंगे। जिस व्यक्ति ने पूरी जीवन राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया, ईमानदारी का परिचय दिया, वो एक व्यक्ति को अपने राजनीतिक अलायंस के लिए वो चाहता कि पूरी अपनी राजनीतिक शुचिता का तिलांजलि दे देता। उसने तो कहा जनता को आप जवाब दीजिए, आप जवाब देने में सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने पार्टी बदल दिया। बिल्कुल, निश्चित रूप से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रवि, हम इनको भी सुन रहे हैं, हमने तेजस्वी को भी सुना, आरजेडी की तरफ से जो बयान आया उसको भी सुना। बहुत धन्यवाद अशोक चौधरी जी का भी और आपका भी बातचीत के लिए। वहीं तेजस्वी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब तेजस्वी की माफी पर विश्वास नहीं करेगी। तेजस्वी यादव के तथाकथित माफी पर बिहार की जनता क्यों एतबार करे? जो काला दौर बिहार की जनता ने देखा है, जो भोगा है, नरसंहारों का वो दौर, जिस तरह से बंदूकों की गोलियां गरजती रहती थी, दलित और अति पिछड़ी जातियों के लोग मारे जा रहे थे, जिस तरह समाज के अंदर वैमनस्य और तनाव बढ़ा था, जातीय हिंसा की बलिवेदी पर अनेक मासूम बिहारी उस समय आहुति देने के लिए विवश हुए।
और अब जरा इस खबर को समझिए। समझने की बात दरअसल यह है कि आरजेडी के 15 साल पर पहले भी हमला होता रहा है। जेडीयू ने 15 साल बनाम 15 साल का नारा भी दिया। तेजस्वी इस वार से निकलने की कोशिश में है। जानबूझकर तेजस्वी ने यह बयान दिया है। तेजस्वी का माफीनामा सियासत का एक हिस्सा साफ साफ दिख रहा है। माफी के बहाने मौका देने की मांग तेजस्वी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान से आपने भी सुना होगा। वो ये कहते हैं कि उस वक्त मैं छोटा था, अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा, यानी कि अपना इमेज वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बगहा से है, जहां गंडक नदी में नाव हादसा हुआ। हालांकि नाव पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया है। दरअसल पिलर से टकराने की वजह से नाव 2 टुकड़ों में बंट गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। फिलहाल कैलाश नगर घाट पर घटना के बाद प्रशासन की टीम पहुंची और नाव पर ओवरलोडिंग और निबंधन की जांच में फिलहाल टीम जुटी हुई है। कटिहार के कदवा प्रखंड के नरगद्दा में पिछले साल महानंदा ने तबाही मचाई तो पुल का निर्माण किया गया, लेकिन इस पुल को जोड़ने वाली सड़क यानी अप्रोच पथ नहीं बनने से इलाके के 30 से अधिक गांव के लोग परेशान हैं। जिला मुख्यालय तक जाने वाली गाड़ियां पुल के नीचे ही फंस जाती हैं, जिन्हें दूसरी गाड़ियों से बाहर निकलवाना पड़ता है। अब जबकि मानसून ने दस्तक दे दी है तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। दिक्कत हो रहा है हम लोग को माल ले जाने में। 5-6 गाड़ी टोचन करके तब जाके माल लेके आ रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे चल रहा है। अभी इतना समस्या खराब है कि हम लोग को मकई ले जाने में इतना घर में भी रखने का जगह नहीं है। बाढ़ आएगा तो उसमें पानी घुस जाएगा। लगभग सभी यहाँ के जो है जितने भी 3200 पंचायत है, सभी लोग पर है। चौकी है, शिकारपुर है, मायनगर है, जितने भी एरिया है इधर धनगामा वगैरह, कहीं जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। पूर्णिया में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है, लेकिन 2017 में आई प्रलयंकारी बाढ़ की कई भयावह तस्वीरें आज भी बायसी के कई इलाके में देखने को मिलती हैं। बायसी के नवाबगंज में MSDP योजना से लाखों की लागत से बना उप स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त हो गया था, लेकिन आज तक इस उप स्वास्थ्य केंद्र का फिर से निर्माण नहीं हुआ। लोगों की माने तो इस इलाके में अस्पताल नहीं होने के कारण मरीजों को इलाज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो है हम लोग सोचे, बोल रहा है लोग जब यहाँ पे बोले ये चालू हो गया, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर भी नहीं देखे, ना कोई किसी को मतलब देखे। ऐसे ही बना करके चला गया, ये दुरुस्त भी हो गया, आज तक कुछ भी नहीं इसमें। जिन पर समाज की सुरक्षा का जिम्मा है वो खुद असुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दरअसल गया के पंचायती अखाड़ा TOP के प्रभारी और 8 जवान जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं और जिस भवन में वो रह रहे हैं उसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिहार पुलिस के जवान किस स्थिति में रहते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। गया के पंचायती अखाड़ा TOP की स्थिति। इसी TOP में रहते हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान और जो यहाँ के दरोगा हैं, प्रभारी हैं, वो भी रहते हैं इसी कैंपस में। और पूरे TOP की स्थिति काफ़ी ख़राब है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद पानी लग जाता है और ये टूट टूट कर नीचे गिरता है। लोग भय के साए में रहते हैं। हमारे साथ यहाँ के जवान हैं। अच्छा बताइए क्या नाम हुआ और कैसे रहते हैं यहाँ? हमारा नंबर है 13,154, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार गृह रक्षा वाहिनी। हम 17 से यहाँ हैं, लेकिन यही जर्जर स्थिति में हैं। उच्च पदाधिकारी कई आए, सबों से बोले, लेकिन बोलने के बाद भी आज तक के कोई प्रक्रिया जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं हुआ। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है सर, मोटरसाइकिल बहुत सा कचरा भरा हुआ है, उसके बाद ऊपर से जो है सो पानी चूता है और जर्जर एकदम है, जो किसी समय भी गिर सकता है। गिरने के बाद हम लोग मर भी सकते हैं। इसलिए बहुत ख़राब है, पानी चूता है, गतरा भी भरता है, ऊपर से भी गिरता है। तो आप लोग लगता है जब आप लोग बाहरी शरारती तत्व से भी लड़ते हैं और अपना खुद भी सुरक्षा दिक्कत है। हाँ, अपना सुरक्षा भी रखते हैं, बाहर से भी लड़ते हैं हम लोग। किसी तरह समय काटते हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरा जगह जो है इनके पास है नहीं। बाहर में रूम लेके ये रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो होम गार्ड के जवान दे नहीं सकते हैं। और किसी तरह यहाँ रहते हुए और सुरक्षित रहते हुए भी इस जिला की, इस राज्य की सेवा में लगे हुए हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
इधर मानसून के दस्तक के साथ ही पटना के मीठापुर बस स्टैंड की हालत खस्ता हो गई है। बस स्टैंड में पानी भर चुका है और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, जिसकी वजह से लोग बस स्टैंड के अंदर जाने से बच रहे हैं। मीठापुर बस स्टैंड का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बारिश में जल जमाव नहीं होने देने का वादा किया जाता है, कहा जाता है कि बारिश में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन पटना के बस स्टैंड की एक हालत की जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे नरकीय स्थिति जो है वो हो गई है। जरा देखिए कि ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड में लोग जो है वो कीचड़ में किस कदर जो है वो घुस करके यहाँ पे बस पकड़ने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। और ये हालात यहाँ पे आप ज़रा देखिए कि कैसे लोग जा रहे हैं, कितनी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पे लोग हैं वो बस स्टैंड के अंदर जाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अंदर में घुटने भर जो है वो कीचड़ है। और जो अंदर में क्या स्थिति है? अंदर में बहुत खराब स्थिति है सर, कोई भी सवारी अंदर नहीं जा पाते हैं। गेट के अंदर जाना ही मना है, माने मुश्किल से एक होना गड्ढा हो गया, गड्ढा और कीचड़ है। अभी कहीं जा रहे हैं जी? यहाँ पे बस स्टैंड में कैसी स्थिति लग रही है? बहुत बुरा स्थिति है। एक खादो किसकी जल लगा हुआ है, यहाँ पे कीचड़ है, सफाई नहीं यहाँ पे। नहीं, हिम्मत नहीं अंदर जाने का, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। ये है यहाँ पे कीचड़ कितनी है और ठीक इसके बगल में टूटा हुआ जो नाला है और यहीं से लोग गुजरने के लिए मजबूर हैं। अगर थोड़ी सी भी पैर फिसलती है तो सीधा ये जो नाला है उस नाला में लोग गिरेंगे। और ये हकीकत जरा देखिए, बिल्कुल नारकीय स्थिति जो है वो यहाँ पे हो गई है पटना बस स्टैंड की। बस स्टैंड के जो हालात है उसे एकदम साफ है कि इस पर नगर निगम और जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करे और यहाँ पे जो स्थितियां हैं उसको दुरुस्त करे, वरना बस स्टैंड की हालत ऐसी है कि कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो हादसे को दस्तक देती हुई तस्वीरें आपने देखी। लखीसराय की खबर की बात करें तो यहां पर दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना हलसी थाना क्षेत्र के घोंगसा गांव के पास की है, जहां साइकिल सवार एक युवक को ट्रक ने रौंद डाला, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बिहरौरा गांव की है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मृतक की परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। खबर नवादा से है, जहां सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस क्रेन वाहन से पुलिस ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शव को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया और उसके परिजनों को सड़क दुर्घटना होने की जानकारी थी। हालांकि परिजनों का कहना है कि शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए लगाए गए सरकारी क्रेन से उसे धक्का मारा गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि सदर एसडीपीओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। यदि इसमें पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर गोपालगंज से है, जहां विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया ढाला में बदमाशों ने रंगदारी की मांग को लेकर एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर के ऊपर हथियार तान दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ अपराधी डॉक्टर के ऊपर हथियार ताने हुए हैं और डॉक्टर अपनी जान की भीख मांगता नजर आ रहा है। इस वारदात से महज कुछ मिनट बाद ही अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। इस फायरिंग में डॉक्टर बाल बाल बच गए। फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने डॉक्टर को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। फिलहाल पुलिस 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये तो खड़े थे, वहाँ से हमको लेकर बोला क्या कि चलिए चैम्बर में चलिए। चैम्बर में जब हम आए तो बोला कि आधी बात बोलने लगा, हमको घुसाने लगा कि आप बताओ नहीं ठीक से करते हैं, अभी आपको हम बताते हैं। हम बोले कि ठीक है, तुम मुझे दिखाओ। तो जब बैग खोला तो बैग से बंदूक निकला, कार्बाइन निकला, उसमें गोली भरा हुआ था पूरा बैग में, और बैग से बंदूक 2 निकाल के हमारे सीना पर तान दिया। तानने के बाद लगा कहने कि तुमको अभी मार देंगे, अभी हत्या कर देंगे, आपको 1 सेकंड जीना है, अभी आप चले जाइए ऊपर, नहीं तो 20 लाख रुपया आप हमको दीजिए। 30 लाख। और बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है। आगे देखिए कोरोना से बचने का प्रकृति मंत्र। और
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बिहार। अब आपको बताते हैं कोरोना से बचने का प्रकृति का उपाय। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर हर कोई अपने अपने तरीके से बचाव कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने भी अपने आवास में बाहर से आने वाले लोगों से बचाव के लिए प्रकृति का सहारा लिया है। पौधों के सहारे कैसे बचाव कर रहे हैं नीरज कुमार, इसका जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। कोरोना से बचाव का हर कोई अपने अपने तरीके से उपाय ढूंढ रहा है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बड़ा अनोखा उपाय खोज लिया है। खुद कुर्सी लगाकर बैठे हुए और ठीक अपने सामने उन्होंने छोटे छोटे पॉट लगा रखा है जिसमें छोटे छोटे पौधा लगा हुआ है। प्रकृति के बीच में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक दूरी भी उन्होंने मेंटेन कर रखा है। देखिए, नीरज कुमार और जो उनके साथ मिलने के लिए लोग आए हुए हैं उनके बीच में लगभग 2 से 3 फीट की दूरी है और बीच में छोटा छोटा पेड़ लगाया गया है ताकि लोग इसे क्रॉस करके नीरज कुमार के नजदीक न जाए। काफी अनोखा है। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार उन्हीं से नीरज जी, ये सब आइडिया कहाँ से आया? स्वाभाविक रूप से मैं बहुत परेशानी में था। कोविड-19 संक्रमण का खतरा। अब मैंने रस्सी का प्रयोग किया तो रस्सी को भी लोग पार कर जाते थे। मैं मजबूर था, मैं बोल नहीं पाता था, तो मैंने यह प्रयोग किया कि भाई प्रकृति शरणम गच्छामि, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दवा नहीं है। तो इस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सोच है जलवायु परिवर्तन पर, वह भी उसका भी साक्षात्कार होगा और कोविड-19 के संक्रमण से भी लोग बचेंगे और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्व का भी हम निर्वहन कर पाएंगे। तो देखिए, काफी अनोखा उपाय उन्होंने खोज रखा है। प्रकृति के बीच में भी पहुंच गए हैं और जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का प्रचार भी उन्होंने कर दिया और कोरोना संक्रमण का बचाव का उपाय भी ढूंढ लिया और कार्यकर्ताओं से एक दूरी मेंटेन करके मुलाकात भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अनोखा तरीका है कोरोना से बचने का बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चीन से तनातनी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह लेह पहुंचे। पीएम के साथ सीडीएस बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख मनोज नरवणे भी मौजूद रहे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के निमो में पीएम मोदी फॉरवर्ड पोस्ट के अधिकारियों और जवानों से मिले। यहां अधिकारियों ने उन्हें जमीनी हालात की जानकारी दी। पीएम ने निमो में थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। पीएम गलवान घाटी में तैनात सैनिकों से भी मिलेंगे। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह में जवानों से मिलना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया था। 15 जून को गलवान घाटी में चीन के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प हुई थी। वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे वंदे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में कंपनियों की ओर से निवेश लगातार जारी है। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म्स में 1,894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% इक्विटी की हिस्सेदारी इंटेल कैपिटल की हो जाएगी। अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स में 11 कंपनियां निवेश कर चुकी हैं और इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने वाली 12वीं कंपनी है। इसके निवेश के साथ ही कंपनी का कुल निवेश 1,17,558.45 करोड़ रुपए हो जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश 22 अप्रैल को फेसबुक से शुरू हुआ था। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल एटलांटिक, केकेआर, मुबादला और सिल्वर लेक ने अतिरिक्त निवेश किया था। बाद में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA, TPG, एल कैटरटन और PIF ने भी निवेश की घोषणा की थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मृतक ज्योति कुमारी के घर पहुंचे और ज्योति की मौत की SIT जांच की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। पप्पू यादव ने पतोर थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग भी की। आपको बता दें कि 1 जुलाई को दरभंगा के पतोर थाना क्षेत्र की रहने वाली ज्योति कुमारी का शव मिला था, जिसको लेकर लोगों ने खूब हंगामा किया था और थाना अध्यक्ष से मारपीट भी की थी। वहीं पुलिस ने करंट लगने से ज्योति की मौत की आशंका जाहिर की थी। मर्डर है चाहे जिस परिस्थिति में, आगे घटना के मर्डर के पीछे क्या कारण है, यह बिल्कुल SIT जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अपने बिहार में इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में देखिए जोहार झारखंड।